आज एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये मिडिल ईस्ट के तेजी से फैलते युद्ध का एक बहुत ही गंभीर हिस्सा है। मतलब हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना के डूबने की। सही कहा। और आज हमारा फोकस यही है कि हमारे पास जो भी सोर्सेज है, जैसे आर्टिकल्स या डिफेंस रिपोर्ट्स, उनके जरिए इस पूरी सिचुएशन को समझा जाए। जी। वो भी बिना किसी बायस के, क्योंकि अमेरिका और श्रीलंका के दावे इस मामले में बिल्कुल अलग-अलग है। तो शुरुआत हम उस शॉकिंग खबर से करते हैं जो सीधे पेंटागन से आई। मंगलवार वाली रिपोर्ट। हाँ। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बकायदा अनाउंस किया कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो मारकर इस ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया है। और उनके शब्द काफी हैरान करने वाले थे। बिल्कुल। उन्होंने इसे एक शांत मौत या क्वाइट डेथ कहा। उनके मुताबिक जहाज को लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित है। एक बात और, रक्षा विभाग ने एक वीडियो भी रिलीज किया है। इसमें साफ दिख रहा है कि जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। हाँ, वो वीडियो काफी चर्चा में है, पर यहाँ एक ऐतिहासिक फैक्ट भी है ना। जी। हेगसेथ ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टॉर्पीडो से किसी दुश्मन जहाज को डुबाने की पहली घटना बताया है। क्या ये पूरी तरह सही है? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो 1945 के बाद ये सिर्फ अमेरिका के लिए पहला मौका है। इससे पहले ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों ही टॉर्पीडो से दुश्मन के जहाजों को डुबा चुके हैं। अच्छा, तो ये अमेरिका का पहला मौका था। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लोकेशन का है। बिल्कुल। ये सब मिडिल ईस्ट में नहीं हुआ, बल्कि श्रीलंकाई तट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हुआ है। सोचिए, एक महायुद्ध किसी दूसरे देश के दरवाजे पर आ पहुंचा है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि आयरिस डेना पर लगभग 180 लोग सवार थे। हाँ, जहां श्रीलंकाई बचाव कर्मियों ने 80 शव निकाले और 32 गंभीर रूप से घायलों को गाले शहर के अस्पताल ले गए। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। श्रीलंकाई नौसेना के प्रवक्ता बुथिका संपत ने शुरू में पनडुब्बी के किसी भी हमले को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जब उनकी टीमें वहां पहुंची तो कोई पनडुब्बी नहीं थी, बस पानी पर तेल के धब्बे और लाइफ राफ्ट्स तैर रहे थे। मतलब उन्होंने इसे एक अलग नजरिए से देखा। हाँ, उन्होंने साफ किया कि ये बचाव अभियान किसी युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अपने अंतर्राष्ट्रीय बचाव दायित्वों को पूरा कर रहे थे। अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आयरिस डेना आखिर था क्या? जी। ये कोई मामूली जहाज नहीं था। 2015 में लॉन्च हुआ ये युद्धपोत ईरान के दक्षिणी बेड़े का एक बहुत अहम हिस्सा था। और दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज ने हाल ही में भारत में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भी हिस्सा लिया था। एकदम सही। और यही बात इस घटना को एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर से जोड़ती है। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार 5वें दिन ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें तेहरान के सुरक्षा मुख्यालयों को टारगेट किया गया है। लेबनान में भी इजराइल की जमीनी कार्रवाई चल रही है और जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही तेज है। सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब और कुवैत में हमले हुए हैं। एक ईरानी मिसाइल जो तुर्की की ओर जा रही थी, उसे नाटो ने मार गिराया है। यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही इन हमलों को सही या गलत ठहरा रहे हैं। जी, हम सिर्फ वही तथ्य सामने रख रहे हैं जो इन सोर्सेज में मौजूद हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल उठता है कि इन सब बातों से किसी को भी फर्क क्यों पड़ना चाहिए? इसका सीधा असर इकोनॉमी पर है। सही कहा। जब इस तरह का संघर्ष हिंद महासागर जैसे अहम व्यापारिक मार्गों तक पहुंच जाता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर में तेल की कीमतें और रोजमर्रा के सामान की सप्लाई प्रभावित होती है। और इसी ग्लोबल इम्पैक्ट के बीच श्रीलंका की स्थिति देखिए। उनके तट के इतने करीब इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत ही नाजुक कूटनीति का सहारा लिया है। हाँ, उन्होंने पूरी तरह से न्यूट्रलिटी बनाए रखी है। उनके विदेश मंत्री विजिता हेरात ने शनिवार को मारे गए ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि दी और मारे गए सभी लोगों के लिए एक औपचारिक शोक संदेश भी जारी किया। ये कूटनीतिक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो साफ है कि युद्ध का दायरा अब भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुका है। और यही हमें आज के एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो क्या? जब महाशक्तियों का युद्ध तटस्थ देशों की समुद्री सीमाओं के इतने करीब पहुंच जाता है, तो भविष्य में इन गैर गठबंधन देशों के लिए अपनी तटस्थता बनाए रखना और अचानक आए इस संकट से निपटना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज बस इतना ही।